वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज यूनिट नंबर 6 ऑफ CSIR सिलेबस, प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, दैट इज योर यूनिट 6, राइट। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन्स एंड ट्रांसलोकेशन, राइट। अब ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपके प्लांट फिजियोलॉजी का, इसका मतलब आपका 80% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया CSIR का। और इसके बाद आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, उसका नाम है आपका सेंसरी फोटो बायोलॉजी। ठीक है, सेंसरी फोटो बायोलॉजी, राइट। तो सेंसरी फोटो बायोलॉजी का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, सेंसरी का मतलब है आपका कि यहाँ पे कुछ सेंस करने की बात हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो, प्लांट्स के थ्रू। फोटो का मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइट इन्वॉल्व है ना। और बायोलॉजी का मतलब आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको मैंने फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस है ना, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी दैट इज कमिंग फॉर फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम सनलाइट, है ना। तो सनलाइट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सनलाइट acts as an energy source for only photosynthesis, but it can also act an energy source, or it can also regulate other processes occurring in the plants, like it is involved in the seed germination। ठीक है, उसके बाद ये आपका इन्वॉल्व होता है फ्रूट डेवलपमेंट में। ओके, इसके बाद ये आपका इन्वॉल्व होता है प्लांट के सेनेसेंस में, जिसको आप एजिंग बोलते हो, प्लांट की एजिंग, है ना। फिर ये आपका इन्वॉल्व होता है प्लांट की ग्रोथ में। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्लांट मूवमेंट। समझ रहे हो, इसका मतलब सनलाइट आपके काफी सारे प्लांट्स के फंक्शंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, रेगुलेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यह है कि जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही, सनलाइट से जो लाइट आ रही है प्लांट्स तक, ये जो लाइट आ रही है आपके प्लांट्स तक, है ना। तो प्लांट्स पे इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे रिसेप्टर्स हैं, है ना, रिसेप्टर्स जो कि इस लाइट को सेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो रिसेप्टर्स है ना, जो सनलाइट से जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हीं को आप बोलते हो क्या, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स। और हम फोटो रिसेप्टर्स के बारे में ही आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा फोटो रिसेप्टर्स के ऊपर होने वाला है, राइट। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स इज जस्ट लाइक योर हार्मोन रिसेप्टर्स, है ना। आपने पढ़ा होगा कि मान लो आपका ये है एक हार्मोन, ठीक है ना। अब इसको आना है इस सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस हार्मोन के लिए सेल मेम्ब्रेन पे आपका एक रिसेप्टर होगा। ठीक है, और इस रिसेप्टर पे आके आपका ये हार्मोन बाइंड हो जाएगा, और फिर एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये आपका सेल के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक रिसेप्टर है ना, किसके लिए, आपके हार्मोन के लिए। तो सेम ये जो रिसेप्टर है आपका फोटो रिसेप्टर, ये भी एज ए रिसेप्टर है, बट यहाँ पे जो लाइगेंड है वो क्या है, वो आपका लाइट है। ये किसको सेंस कर रहा है, लाइट को कर रहा है ना। तो दिस इज योर रिसेप्टर, इट इज सेंसिंग द photons and photon is your light, that's why it is known as photo receptors। चलिए, तो ये तो हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, फोटो रिसेप्टर्स के बारे में। अब हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आपके प्लांट्स में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं मेनली आपके दो टाइप के होते हैं। अगर हम इनको कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका फोटो रिसेप्टर जो एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये जो है पहला जो होता है वो होता है आपका रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है,
है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे जो रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर है आपका, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, मतलब एक आपका ऐसा रिसेप्टर है जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उस रिसेप्टर का नाम है आपका फाइटोक्रोम। ठीक है। उसके बाद आपके जो रिसेप्टर ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो आपके प्लांट्स में होते हैं मेनली दो टाइप के। ठीक है। एक तो होता है आपका क्रिप्टोक्रोम और दूसरा है आपका फोटोट्रोपिन। ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनको ही बारी बारी से एक एक करके पूरा समझना है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो समझने हैं। हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर से, और उसमें आपका जो पहला है वो है आपका क्रिप्टोक्रोम। ठीक है। तो जो पहला है आपका, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है। और इसमें जो आपका फर्स्ट है दैट इज योर क्रिप्टोक्रोम। ठीक है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली लाइन है क्रिप्टोक्रोम के बारे में वो ये है कि इसकी डिस्कवरी, इट वॉज डिस्कवर्ड इन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन हाई फोर म्यूटेंट एराबिडोप्सिस प्लांट। ठीक है। ये एक मतलब एराबिडोप्सिस थेलियाना करके एक प्लांट होता है, आपने उसका नाम सुना हुआ होगा। ये एराबिडोप्सिस थेलियाना की स्पीसीज, मतलब एराबिडोप्सिस थेलियाना के प्लांट में सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ था कि कौन सा रिसेप्टर, दैट इज योर क्रिप्टोक्रोम। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, किस तरीके से ये मिला था। तो क्या हुआ कि एक स्टडी हो रही थी और उस स्टडी में ये देखा जा रहा था, मतलब एराबिडोप्सिस के डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेंट प्लांट्स पे स्टडी हो रही थी। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि जो म्यूटेशन हुआ था एराबिडोप्सिस में, उस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ था कि प्लांट की जो ग्रोथ थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मान लीजिए कि आपका एक एराबिडोप्सिस नॉर्मल प्लांट है। ठीक है। ये है आपका नॉर्मल प्लांट, कुछ इस तरीके का। ठीक है। कुछ इस तरीके का है आपका नॉर्मल प्लांट। ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल एराबिडोप्सिस प्लांट। ठीक है। लेकिन जिस टाइप के प्लांट में आपका ये क्रिप्टोक्रोम पाया गया, मतलब डिस्कवर हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है, उस प्लांट की जो ग्रोथ थी वो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, मतलब उसमें जो हाइपोकोटाइल की जो इलोंगेशन थी वो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। ठीक है। उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है। तो उस प्लांट को नाम दिया गया हाई फोर म्यूटेंट प्लांट। अब ये हाई फोर म्यूटेंट का मतलब क्या है, ये हाई फोर क्या है, दिस इज ए जीन। ये क्या है, आपका एक जीन है, हाई फोर जीन। ठीक है ना। तो जब क्या हुआ कि इस जीन को जब म्यूटेट कर दिया गया, मतलब इस जीन की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया गया, इस जीन को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि रिमूव कर दिया गया। ठीक है। तो जब इस जीन को रिमूव कर दिया गया तो क्या हुआ कि जब इस जीन को रिमूव कर दिया गया तो क्या हुआ कि आपकी जो हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन थी, हाइपोकोटाइल की जो इलोंगेशन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब सॉरी, हाइपोकोटाइल इलोंगेटेड। ओके। बहुत ज़्यादा हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन हो गया। कब? जब इस जीन को रिमूव कर दिया गया, दैट इज हाई फोर। ठीक है। इसलिए इन प्लांट्स को बोला गया हाई फोर म्यूटेंट प्लांट, क्योंकि इसमें जो हाई फोर जीन था उसको म्यूटेट कर दिया गया था, और हाई फोर को म्यूटेट करने की वजह से ही आपका हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन हो गया। ठीक है। तो यहां से ये देखा गया कि जो आपका हाई फोर जीन है, इसका मतलब ये था कि वो क्या करता है, हाई फोर जीन क्या करता है, सप्रेस करता है। क्या करता है? सप्रेस करता है। किसका सप्रेशन? सप्रेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। इसका जो फंक्शन है ना हाई फोर जीन का, वो है सप्रेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। ठीक है। आपका हाइपोकोटाइल क्या होता है? हाइपोकोटाइल होता है आपका ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड शूट। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए नहीं है,
बट हाँ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन से प्लांट में डिस्कवर हुआ था, दैट इज हाई फोर म्यूटेंट अराबिडोप्सिस प्लांट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लगे हाथों इसका कंसेप्ट भी आपको बता दिया कि हाई फोर म्यूटेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड इन हाई फोर म्यूटेंट अराबिडोप्सिस प्लांट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको ये हाई फोर जो जीन है आपका, ये क्या है, आपका एक जीन है, ठीक है। और ये जीन ही आपका एनकोड करता है किसको, क्रिप्टोक्रोम को, ठीक है। तो पहले इसको हाई4 जीन बोला जाता था, अब इसको नाम दे दिया गया क्राई1 जीन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है क्रिप्टोक्रोम के बारे में, ठीक है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द हाई4 म्यूटेंट अराबिडोप्सिस प्लांट, ठीक है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो जो पहला फंक्शन है इसका वो ये है कि, वो तो मैंने आपको अभी समझा दिया, वो है आपका कि ये क्या करता है, इट सप्रेस हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। मतलब ये हाइपोकोटाइल को इलोंगेट नहीं होने देता, है ना। तभी तो जब प्लांट से इस जीन को म्यूटेट किया गया, रिमूव किया गया, तो क्या हुआ, हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन हो गया। जब ये प्लांट में था तो ये क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, ठीक है। दूसरा जो है इसका वो ये है कि ये इनहिबिट करता है, या यहाँ पे बोल दीजिए सप्रेस करता है क्या, पेटियोल इलोंगेशन को भी, ठीक है। पेटियोल के इलोंगेशन को भी सप्रेस करता है। तीसरा जो पॉइंट है, ये क्या करता है कि आपका करता है एंथ्रोसाइनिन प्रोडक्शन, एंथ्रोसायनिन को के प्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है, ठीक है। फोर्थ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इट रेगुलेट्स किरकार्डियन क्लॉक, ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट्स इसके याद रखने हैं, इसके फंक्शंस को याद रखना है। तो ये था आपका क्रिप्टोक्रोम के बारे में, राइट। इस क्रिप्टोक्रोम के बाद अब हम चलते हैं अपना फोटोट्रोपिन के बारे में, ठीक है। तो चलो एक दो पॉइंट और इसके बारे में है, वो भी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्रिप्टोक्रोम के बारे में। तो क्रिप्टोक्रोम क्या होता है, ये आपका की पॉइंट्स आपके, ये जो क्रिप्टोक्रोम होता है वो आपका हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। कौन सा, क्रिप्टोक्रोम, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स FAD एंड टेरिन। ये चीज आपको याद रखनी है, FAD और टेरिन से मिलकर ये आपका क्रिप्टोक्रोम बना होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका टेरिन होता है ना, PTERIN, इसको टेरिन बोलते हैं, ये होता है आपका लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। इसकी वजह से ही क्रिप्टोक्रोम आपका ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है इसके बारे में वो ये है कि क्राई A एंड क्राई B जीन एनकोड्स क्रिप्टोक्रोम। तो ये था आपका क्रिप्टोक्रोम के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं आपका फोटोट्रोपिन के बारे में, ठीक है। फोटोट्रोपिन, ओके। तो सेकंड इज फोटोट्रोपिन, और फोटोट्रोपिन भी आपका क्या है, ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, ठीक है। चलिए, तो फोटोट्रोपिन आपका क्या है, सबसे पहले ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, है ना। इसका रेंज क्या होता है, 390 से लेकर 500 नैनोमीटर तक, राइट, है ना। तो जो ये होता है आपका, एक तरीके से ये होता है आपका ब्लू लाइट एक्टिवेटेड काइनेज। तो ये जो है आपका फोटोट्रोपिन, ये एज ए काइनेज एंजाइम होता है, काइनेज एंजाइम की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसके स्ट्रक्चर पे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है आपका, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये है इसका एन टर्मिनल डोमेन और ये है इसका सी टर्मिनल डोमेन, किसका, फोटोट्रोपिन का,
ठीक है। तो एन टर्मिनल डोमेन की तरफ ना आपके दो एलओवी डोमेन्स होते हैं, एलओवी डोमेन्स होते हैं, LOV1 LOV2। ठीक है, अभी इन LOV का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका होता है LOV के बाद आपका होता है इधर अल्फा हेलिक्स रीजन। ठीक है, और इस तरफ आपका सी टर्मिनल डोमेन की तरफ होता है आपका सीरीन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन। ये आपको जो स्ट्रक्चर है किसका, फोटोट्रोपिन का, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एन टर्मिनल डोमेन की तरफ, एन टर्मिनल की तरफ कौन सा डोमेन होता है, सी टर्मिनल की तरफ कौन सा डोमेन होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो LOV डोमेन है, तो L का मतलब जो होता है वो होता है आपका लाइट, O का मतलब होता है आपका ऑक्सीजन, और C का मतलब आपका होता है, सॉरी LOV है ना, मैं LOC को लिख रहा हूँ, मुझे मूवी की याद आ गई लग रहा है। LOV ये होता है आपका वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो डोमेन होता है आपका LOV डोमेन, इट कैन सेंस इट, तो ये आपका क्या सेंसरी डोमेन एक तरीके से। ठीक है, और ये किस किस को सेंस कर सकता है, आपका लाइट को, ऑक्सीजन को और वोल्टेज को। ठीक है, और ये आपका होता है एन टर्मिनल की तरफ। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, और अब आते हैं सी टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे आपका होता है क्या, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन। और ये जो डोमेन होता है आपका, दिस डोमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो फोस्फो फोस्फोराइलेशन। ठीक है, मतलब इस डोमेन में क्या होता है, फोटो फोस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों डोमेन्स के फंक्शंस आपको याद रखने हैं, राइट। और अब तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपके LOV डोमेन्स हैं यहाँ पे, इन LOV डोमेन से, दोनों LOV डोमेन से आपके एक एक FMN बाइंड हो जाते हैं। ये है आपका FMN, दैट इज योर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ईच LOV डोमेन बाइंड्स टू वन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड क्रोमोफोर। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, क्रोमोफोर, और यही आपके एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। कौन सी लाइट को, ब्लू लाइट को। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कौन से प्लांट में हुई थी। ठीक है, तो इट वॉज डिस्कवर्ड इन NPH म्यूटेंट अराबिडोप्सिस प्लांट। सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा स्टडीज हुई है वो अराबिडोप्सिस प्लांट पे हुई है। ठीक है, तो NPH म्यूटेंट अराबिडोप्सिस प्लांट में इसकी डिस्कवरी हुई थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है बस। ठीक है, यहाँ पे NPH के फुल फॉर्म में आपको और बता देता हूँ, नॉन फोटोट्रॉपिक हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि NPH म्यूटेटेड अराबिडोप्सिस प्लांट में सबसे पहले ये मिला था। ठीक है, अब हाँ, अब हम ये समझेंगे कि ये जो आपका फोटोट्रोपिन होता है ये कब एक्टिवेट होता है और कब डीएक्टिवेट होता है, विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझना, यहाँ से आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था किसका, फोटोट्रोपिन का, है ना। तो फोटोट्रोपिन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका एक LOV1 डोमेन हो गया, यहाँ पे हो गया आपका LOV2 डोमेन। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका पूरा एरिया आता है, ये जो आपका पूरा एरिया है LOV2 डोमेन के बाद का, ये होता है आपका J अल्फा हेलिक्स। इसका नाम है J अल्फा हेलिक्स। इसका अल्फा हेलिक्स इसलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस डोमेन, इस एरिया का, वो पूरा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों। अब
बचा कौन सा डोमेन? काइनेज डोमेन। ठीक है, तो क्या होता है कि काइनेज डोमेन और अल्फा हेलिक्स अटैच्ड होते हैं इस तरीके से। काइनेज डोमेन जो होता है आपका वो इससे बिल्कुल अटैच्ड होता है जे अल्फा हेलिक्स से। ठीक है, बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है जे अल्फा हेलिक्स से जब ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में है। ये है आपका सीरीन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन। ठीक है, ये हो गया LOV1 LOV2। और यहाँ पे आपका क्या बाउंड रहता है? बाउंड रहता है आपका FMN। ये है आपका FMN, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये क्या होता है, फोटोट्रोपिन क्या होता है आपका? ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर। तो क्या होता है, जैसे ही इस पे आपकी ब्लू लाइट पड़ती है, ब्लू लाइट, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सीरीन थ्रियोनिन काइनेस है डोमेन, इसका हो जाता है यहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये पहले इसका खुद का ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, फिर ये बाकी के डोमेन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। तो क्या होता है कि जैसे ही ब्लू लाइट पड़ती है तो इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, और ऑटो फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होता है कि इसके कन्फर्मेशन में चेंज आता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो जे अल्फा हेलिक्स है उसका वो अपना हेलिकल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली लॉस कर देता है। ठीक है, जे अल्फा हेलिक्स लॉस हेलिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली। ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है कि ध्यान से देखना, उसकी वजह से क्या होता है कि अब देखो, ये हो गया आपका LOV1 LOV2। ठीक है, ये है आपका जे अल्फा हेलिक्स। में यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा कि कैसे हेलिकल स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, जे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से होता है क्या कि ये जो आपका सीरीन थ्रियोनिन काइनेस डोमेन है वो आपका बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, अलग हो गया, डिटैच हो गया किससे? जे अल्फा हेलिक्स से, है ना, डिटैच हो गया। सीरीन थ्रियोनिन काइनेस डोमेन डिटैच हो गया जे अल्फा हेलिक्स से, और यहाँ पे क्या हुआ था, इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ था। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हुआ था इसका सीरीन थ्रियोनिन काइनेस डोमेन का, और फिर इसने क्या किया था कि इधर भी फॉस्फोराइलेशन कर दिया था दूसरे डोमेन्स का। ठीक है, और यहाँ पे आपका FMN बाउंड है। तो बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे ही ब्लू लाइट पड़ती है फोटोट्रोपिन पे तो क्या होता है, जे अल्फा हेलिकल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है ना। उसकी वजह से क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और आपका सीरीन थ्रियोनिन जो काइनेस डोमेन है वो अलग हो जाता है किससे? जे अल्फा हेलिक्स से, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। पहले ये खुद फॉस्फोराइलेट होता है, दैट इज ऑटो फॉस्फोराइलेशन, और फिर ये बाकी के डोमेन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद, अभी देखो ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेटेड फोटोट्रोपिन। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसके नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट उसको करता है क्या, उसको करता है आपका फॉस्फोराइलेट। ठीक है, और फॉस्फोराइलेट जब कर देता है सबस्ट्रेट को, तो जो भी फोटोट्रोपिन की वजह से रेस्पॉन्स जनरेट होने होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, फोटोट्रोपिन रेस्पॉन्स। तो इस तरीके से फोटोट्रोपिन का फंक्शन सेल में होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये तो हो गया ये कि इस तरीके से एक्टिवेशन होता है इसका। ठीक है, जब ब्लू लाइट पड़ती है, लेकिन जैसे ही इस पे यहाँ पे जैसे ही डार्क लाइट, डार्क आता है, डार्क एनवायरनमेंट आता है, ठीक है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और एनवायरनमेंट डार्क हो जाता है, तो क्या होता है कि इन डोमेन्स का हो जाता है आपका डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन। और फिर क्या होता है, ये आपका चला जाता है किसमें, इनएक्टिव, एक्टिव फॉर्म में। तो इस तरीके से इनका रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, फोटो
ट्रॉपिन के बारे में। अब हम जल्दी से इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसके बारे में जान लेते हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो जो आपका फोटोट्रॉपिन होता है ना, वो आपका इन्वॉल्व होता है फोटोट्रॉपिज्म में। ठीक है, फंक्शंस देख रहे हैं हम इसके अभी। तो जो पहला है वो ये है कि ये आपका होता है इन्वॉल्व किसमें, फोटोट्रॉपिज्म में। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, अबिलिटी टू बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, और ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है, आपका फोटोट्रॉपिन के थ्रू। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज वेल कैरेक्टराइज्ड इन अराबिडोप्सिस। ये चीज आपको याद रखनी है, अगर कभी एग्जाम में पूछ लगे कि कौन से प्लांट में सबसे पहले इसका स्टडी हुआ था या कैरेक्टराइजेशन हुआ था, तो आपको याद रखना है क्या, अराबिडोप्सिस। ठीक है, उसके बाद ये आपका इन्वॉल्व होता है स्टोमेटल ओपनिंग में। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग में। और जो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, काफी ध्यान से समझना इसको, ये इन्वॉल्व होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट में। ठीक है, तो यहां पे देखो कि अगर दो तरीके से मूवमेंट होता है। पहला आप यहां पे समझना 4 पॉइंट ए ऐसा समझो कि अगर इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है वो वीक है। ठीक है, इफ इफ इंसिडेंट लाइट इज वीक, तो क्या होगा, ये जो आपका फोटोट्रॉपिन है वो क्या करवाएगा कि क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाएगा लीफ की अपर साइड पे। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट मूव टुवर्ड्स अपर सरफेस ऑफ मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल्स में तो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, तो मीसोफिल सेल्स की अपर सरफेस पे ये आपके क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाएगा ताकि टू मैक्सिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो, इस तरीके से क्या कराता है, फोटोट्रॉपिज्म कराता है और क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर लाइट की इंटेंसिटी वीक होगी। ठीक है, अगर इफ लाइट इंटेंसिटी इज हाई, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी मतलब बहुत तेज लाइट आएगी, तो क्या करवाता है कि क्लोरोप्लास्ट मूव टू द सेल सरफेस दैट आर पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मूव टुवर्ड्स द सेल सरफेस दैट इज पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। क्यों ऐसा, क्यों, ताकि ये मिनिमाइज कर सके, टू मिनिमाइज द लाइट एब्जॉर्प्शन। इस चीज को समझ रहे हो आप, है ना, लाइट एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर सके, इसको आप बोलते हो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। क्या बोलते हो, अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। मतलब ये लाइट को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है ताकि ज्यादा लाइट ना आए, क्योंकि ज्यादा लाइट से भी आपका क्या हो सकता है, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, फोटो इनहिबिशन जिसको बोलते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, मान लो कि लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये क्लोरोप्लास्ट को इसके जस्ट पैरेलल में मूव करवा देगा यहाँ पे, ताकि इनके बीच में कांटेक्ट कम हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर लाइट बहुत कम आ रही है, वीक आ रही है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल यहाँ पे होंगे। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, तो ये था आपका कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। राइट, अब चलते हैं हम आगे और डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फोटो रिसेप्टर है, और वो कौन सा है, दैट इज योर फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम।
ओके, तो फाइटोक्रोम जैसे कि मैंने आपको बताया था वो क्या है आपका, वो है रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर। ठीक है, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर। ठीक है, और इसकी रेंज जो होती है वो होती है आपकी 600 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब नहीं करता। इसका नाम है रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फोटो रिसेप्टर क्योंकि ये मेनली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये रेड लाइट को करता है, साथ ही साथ ये आपका करता है फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये कुछ हद तक ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बट मेनली किसको करता है, रेड लाइट्स को। और ब्लू लाइट को आपको कौन कौन करता है, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रॉपिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लू लाइट को भी कुछ हद तक एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो फाइटोक्रोम होता है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फाइटोक्रोम कैन इंटर कन्वर्ट बिटवीन पी आर एंड पी एफ आर। ठीक है, अब ये पी आर और पी एफ आर क्या है, तो जो पी आर है वो है आपका रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। ठीक है, और जो पी एफ आर है वो है आपका फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और फार रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये क्या होता है कि ये पी आर और पी एफ आर के बीच में कंटिन्यूअसली इंटर कन्वर्ट होता रहता है ना। फाइटोक्रोम कैन इंटर कन्वर्ट बिटवीन पी आर एंड पी एफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके क्या आएगा कि पी आर और पी एफ आर दोनों में इसका इंटर कन्वर्जन तो होता है। ठीक है, पी आर और पी एफ आर, ठीक है, इनका इंटर कन्वर्जन होता है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन सा एक्टिव फॉर्म है और कौन सा इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये होता है आपका एक्टिव एक्टिव फॉर्म। ठीक है, और पी आर जो होता है वो होता है आपका इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है ना। अब इसका एक्टिवेशन कब होता है और डीएक्टिवेशन कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वो समझ लेते हैं। चलिए, तो क्या होता है कि जब आपका पी आर है, ठीक है, पी आर है, तो जब इस पर रेड लाइट पड़ती है, कंटिन्यूअस रेड लाइट पड़ती है, रेड लाइट, जब रेड लाइट पड़ रही है तो ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, पी एफ आर की फॉर्म में। ठीक है, और आपका हो जा रहा है ये एक्टिव। लेकिन जब इस पे फार रेड लाइट पड़ रही है, किस पे, पी एफ आर पे, फार रेड लाइट, तो ये आपका कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, वापस इनएक्टिव फॉर्म में, दैट इज योर पी आर फॉर्म, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में क्या आ रहा है कि एक्टिवेशन कौन कराता है यहाँ पे, रेड लाइट। रेड लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ फाइटोक्रोम। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। रेड लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ फाइटोक्रोम एंड पी एफ आर इज द एक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो क्या होता है कि जो आपका पी आर फॉर्म है, दैट इज योर इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, जो आपका पी आर फॉर्म है, ये वाला इनएक्टिव फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट होता है कहां पे, इट इज प्रेजेंट मेनली इन डार्क ग्रोन और इटियोलेटेड
सीडलिंग्स। ठीक है, उन प्लांट्स में होता है ज़्यादातर आपका ये पीआर फॉर्म, जहाँ पे जो प्लांट्स डार्क में ग्रो करते हैं। ठीक है ना। और ये जो होता है आपका पीएफआर फॉर्म, ये होता है आपका कहाँ पे, प्रेजेंट मेनली इन लाइट ग्रोन प्लांट्स। इन दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा आगे, और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका फाइटोक्रोम है, ठीक है, वो आपके मेनली होते हैं 5 टाइप्स के, 5 टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं आपके, होते हैं फाइटोक्रोम ए, फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी और फाइटोक्रोम ई। ठीक है, अब ये पांचों को जो एनकोड करते हैं वो जीन्स जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो फाइटोक्रोम एनकोडिंग जीन होते हैं ना, ये आपके होते हैं 2 टाइप के, टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। ठीक है, तो जो टाइप 1 होता है वो इनकोड करता है आपका फाइटोक्रोम ए को, और जो टाइप 2 होता है वो करता है आपके फाइटोक्रोम बी को, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी और फाइटोक्रोम ई को। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जो आपका फाइटोक्रोम ए होता है वो होता है आपका लाइट सेंसिटिव। ठीक है, और ये होते हैं आपके लाइट स्टेबल। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और इनमें से भी जो आपका फाइटोक्रोम बी होता है, ये होता है आपका मोस्ट अबेंडेंट इन लाइट ग्रोन प्लांट्स। ठीक है, तो ये था आपका फोटो रिसेप्टर्स के बारे में, है ना। और इसके बाद आपका आज सेंसरी फोटोबायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया है ना। तो फोटो रिसेप्टर्स खत्म हो गया है आपका। अब आपके 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। तो लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू फोटो रिसेप्टर, बट वो छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है आपका पिगमेंट, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। ठीक है, अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी फोटो रिसेप्टर्स की, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिगमेंट की, एक पिगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जल्दी से, जो कि एग्जाम में आया था, तो मेरे को याद आ गया कि मैं आपको बता दूं उसके बारे में। उसका नाम है आपका जियाजेंथिन। दिस इज नॉट फोटो रिसेप्टर बट दिस इज योर पिगमेंट दैट इज फाउंड इन मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो प्लांट्स। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये एक पिगमेंट है। दूसरी चीज ये क्या है कि ये है आपका कैरोटिनॉइड एल्कोहल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो यह है आपका कैरोटिनॉइड एल्कोहल, और ये आपका सिंथेसाइज होता है बहुत सारे प्लांट्स में एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है प्लांट्स और पिगमेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि दिस पिगमेंट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक कलर्स जो अट्रैक्टिव बनाते हैं किसको, प्लांट्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कैरेक्टरिस्टिक कलर टू प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, जियाजेंथिन। लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जियाजेंथिन के बारे में, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक होता है आपका वायोलाजेंथिन। ठीक है, वायोलाजेंथिन से आपका बनता है एंथेराजेंथिन, और फिर आपका बनता है जियाजेंथिन। ये कब बनता है, कब वायोलाजेंथिन पाया जाता है प्लांट में और कब जियाजेंथिन पाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब प्लांट में आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, ठीक है ना, प्लांट की लाइट की इंटेंसिटी अगर काफ़ी लो है, लो लाइट,
तो आपका क्या मिलेगा, वायोला जेंथिन। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो आपका मिलेगा जियाजेंथिन, और बीच में आपका मिलेगा एंथीरा जेंथिन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लो लाइट में आपका मिलता है वायोला जेंथिन और हाई लाइट में मिलता है आपका जिया जेंथिन। और वायोला जेंथिन से जिया जेंथिन में जो आपका कन्वर्ट करवाता है उस एंजाइम का नाम होता है आपका वायोला जेंथिन डी ओपोसीडेज। बस इतना आपको याद रखना है इन फोटो रिसेप्टर्स और प्लांट पिगमेंट जो कि जियाजेंथिन है इसके बारे में। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं सीएचआर में। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसे ही और भी वीडियोस आएंगी। और प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।